नमस्कार, स्वागत है आपका। त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है और इस समय में सभी कमोडिटीज, चाहे वो खाने पीने की चीजें हो या फिर सोना चांदी हो, सभी की नजरें इस पर रहेंगी। हम आज यहाँ पर शुरुआत करेंगे दालों के भावों से, जहां पर भावों में गिरावट आते हुए नजर आई है, लेकिन आगे जाकर किस तरह की बुआई है, किस तरह के इंपोर्ट्स हैं, इसमें बताएंगे आपको डिटेल्स। साथ ही बात करेंगे सोने की, जहां पर दिवाली से पहले यहां पर मुनाफा वसूली देखने को मिली है। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में तेजी रही और जो सेफ हेवन बाइंग है, जैसे कि सोना चांदी, टैंजिबल कमोडिटीज, यहां पर कुछ गिरावट थी, तो यहां पर डालेंगे नजर। साथ ही साथ बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर पिछले हफ्ते की 6% की गिरावट के बाद इस हफ्ते भी हमने गिरावट देखी है। $85 के नीचे यहां पर कच्चा तेल फिसलता हुआ नजर आया। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के किशोर नारने, साथ ही प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज के दिनेश सोमानी। हमारे साथ जुड़ेंगे इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के चेयरमैन बिमल कोठारी। और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कामाख्या जूल्स के एमडी मनोज झा से, और पूरा फोकस अब डालेंगे यहाँ पर सोने की तरफ। शुरुआत लेकिन यहाँ पर एग्रीकल्चर कमोडिटीज के साथ कर लेते हैं, और यहाँ पर हमने दालों पर काफी हद तक एक फोकस आते हुए देखा है। बिमल कोठारी जी नमस्कार, त्योहारों की बहुत शुभकामनाएं आपको। पहले यही जानना चाहेंगे कि कैसी है दालों की स्थिति एज ऑफ नाउ, और जिस तरह से यहाँ पर जो स्टॉक लिमिट्स हैं, होल्डिंग कैपेसिटीज हैं, सरकार जिसे उसको एक्सटेंड करती हुई नजर आई है, और अब जो 31 दिसंबर तक एक्सटेंड होता हुआ दिखा है, कैसे देखते हैं आप इन मेजर्स को सरकार की तरफ से, और किस तरह की दालों की अवेलेबिलिटी है त्योहारों के चलते? धन्यवाद मनीषा जी, आपको भी त्योहार की बहुत बहुत, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो स्टॉक लिमिट पर जो सरकार ने जो लिमिट बढ़ाई है, हमने 20 अक्टूबर को एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा था सरकार को। उससे पहले हमारी एक मीटिंग भी हुई थी और हमने सरकार से आग्रह किया था कि जो ये स्टॉक लिमिट जो 30 दिन की जो इम्पोर्टर्स के लिए है, काफी कम है, क्योंकि जो अगर हम लार्ज क्वांटिटी में इम्पोर्ट करते हैं तो 30 दिन में कार्गो को क्लियर करके उसको बेचा नहीं जा सकता है मार्केट में। इसलिए हमने सरकार से आग्रह किया कि ये 30 दिन से बढ़ाकर कम से कम 75 दिन किया जाए, लेकिन सरकार ने इसको 60 दिन किया है, तो ये एक अच्छा कदम है। मैं आपके माध्यम से सरकार को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि इन्होंने हमारे इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है। हमने 200 टन, जो 50 टन होलसेलर्स था, उसको भी हमने रिकमेंड किया कि उसको 200 टन, जो पहले 200 टन था, उसको कंटिन्यू किया जाए। उन्होंने इसको 200 टन फिट किया है, तो ये एक अच्छा कदम है। इससे सप्लाई जो है बढ़ेगी, क्योंकि जो इम्पोर्टर्स जो रिलक्टेंट थे इंपोर्ट करने में, क्योंकि लार्जर क्वांटिटी जो लाने के लिए 30 दिन में कार्गो डिस्पोज नहीं हो सकता था, तो अब जिससे सप्लाई बढ़ेगी और होलसेलर भी ज्यादा माल अपने पास रख सकेंगे, इंपोर्टर भी ज्यादा माल इंपोर्ट कर सकेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी तुअर और उड़द का कंसर्न बना हुआ है। तो ये कंसर्न मुझे लगता है जिस हिसाब से एडवांस एस्टिमेट सरकार ने अनाउंस किया है, उस हिसाब से अगले साल भी हमारे यहाँ ये तुअर और उड़द का जो स्केर्सिटी है वो बनी रहेगी, उसमें कंसर्न बना रहेगा। हालांकि मैं आपको तुअर के बारे में बताना चाहता हूँ। अब हमारे यहाँ अगले महीने तुअर की क्रॉप हार्वेस्ट होगी, तो एक बार यहाँ पे जरूर दामों में स्टेबिलिटी रहेगी, लेकिन इन द लॉन्ग रन हमको हमारे यहाँ शॉर्टेज रहेगी, स्कैर्सिटी रहेगी। कम से कम हमारी जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो हमें जो हमारे कंज्यूमर को चाहिए, वो लगभग 45 से 46 लाख टन है, जबकि हमारे सरकार का जो एस्टिमेट है वो लगभग 34 लाख टन है। तो मैं समझता हूँ कि कम से कम 10 से 12 लाख टन का हमारे यहाँ स्कैर्सिटी अगले साल बनी रहेगी। तो वो स्कैर्सिटी जो है इस बार हमें म्यांमार और आगे फिर अफ्रीका से हमें इंपोर्ट करना होगा। इस बार म्यांमार में अच्छी क्रॉप है, लगभग 3.5 लाख से 4 लाख टन का अनुमान है कि वहाँ क्रॉप आएगी, तो वहाँ अगले महीने से वहाँ क्रॉप हार्वेस्ट हो जाएगी। तो कहीं न कोई सोर्स से ऑगमेंट सप्लाई बनी रहेगी। जहाँ तक उड़द का सवाल है, उड़द भी इस साल म्यांमार में बहुत अच्छी क्रॉप है, हमारे यहाँ क्रॉप अच्छी नहीं रही, इसलिए उड़द के दाम बढ़े हुए हैं। लेकिन म्यांमार में लगभग 8 से 9 लाख टन वहाँ उत्पादन का अनुमान है, और उसके बाद हमारे यहाँ भी रबी क्रॉप अच्छी होनी चाहिए। इस अनुमान से मैं समझता हूँ कि एक बार अभी कुछ महीनों में प्राइस की स्टेबिलिटी रहेगी, और हमारे यहाँ देखिए दिसंबर में नई फ्रेश सब्जियां आ जाती है, तो उससे थोड़ी हमारे पल्सेस की डिमांड भी कम हो जाती है। तो दिसंबर जो प्राइस जो है, मैं समझता हूँ दालों पे थोड़ा प्रेशर रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा मंदी भी नहीं आएगी और प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। तो बिमल जी, ये तो अच्छी खबर है, और क्योंकि सीएनबीसी आवाज पे हम ये दिवाली समृद्धि वाली करके कैंपेन भी कर रहे हैं, तो जहां तक दालों की बात है, आप कहेंगे किसानों के लिहाज से, चाहे वो कंज्यूमर्स के लिहाज से, एंड एज एन इंडस्ट्री ऑल्सो, क्योंकि सरकार ने आपकी यहाँ पर बात सुनी है, तो सभी स्टेक होल्डर्स यहाँ पर एज ऑफ नाउ त्योहारों के समय में यहाँ पर समृद्धि की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। आप सही फरमा रही हैं। ये एक अच्छा ये जो सरकार ने जो रिलैक्सेशन दिया है, एक अच्छा न्यूज है।
और किसानों को भी अभी देखिए सोइंग का टाइम है, चने के जो प्राइस है एमएसपी के ऊपर है। हमें थोड़ी सी एक अक्टूबर महीना काफी गर्म रहा है, तो थोड़ी जो ग्राउंड जो मॉइस्चर की जो बात है वो थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। अभी अभी रबी ओके। के बारे में कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे प्राइसेज अच्छे रहे हैं तो रबी की सोइंग भी अच्छी होनी चाहिए। तो हमें ये क्लियरिटी हमें अगले महीने मालूम पड़ेगी कि कैसी हमारी सोइंग रहती है। ओके, क्विकली विमल जी, बस एक चीज और संक्षेप में आपसे जवाब चाहिए। आपने प्राइसेस को लेकर ब्रॉडर आउटलुक तो दिया, लेकिन पर्पस यही है इन सब मेजर्स का कि फेस्टिवल्स के टाइम में प्राइसेस थोड़े ठीक ठाक रहें। अगर हम ब्रॉडर आउटलुक ना देखें, नई क्रॉप आने तक का एक प्राइस आउटलुक लें, तो क्या आपको लगता है रेंज में रहेंगे या थोड़े से सॉफ्ट भी हो सकते हैं? ये नहीं लगता जो अभी प्राइस रेंज चल रही है उससे प्राइस में ज्यादा वृद्धि होगी, प्राइस कम ही हो रहे हैं। बाकी दालें अगर आप देखें, मसूर एमएसपी के लगभग आसपास के भाव चल रहे हैं, चने में की भी प्राइस स्टेबिलिटी है। तो बाकी दालों मूंग भी जो सरकार की जो एमएसपी है उसके लगभग मूंग बिक रहा है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कुछ इसमें दामों में कोई वृद्धि होगी, और फेस्टिवल के टाइम में सप्लाई बनी रहेगी, प्राइस भी लगभग स्टेबल रहेंगे। तो और आगे जैसे मैंने बताया अगले महीने हमारे यहाँ अच्छी फ्रेश वेजिटेबल्स की अच्छा उत्पादन होता है, तो प्राइस इनफैक्ट अगले महीने से और कम होने शुरू हो जाए। ओके, चलिए, शुक्रिया विमल जी आने के लिए शो में और अपने व्यूज इस डेवलपमेंट पे देने के लिए और बताने के लिए क्या मायने हैं इसके किसानों के लिए, आम कंज्यूमर्स के लिए। लेकिन बात करेंगे अब गोल्ड की और समझने की कोशिश करेंगे कि जो पिछला वीकेंड बीता है किस तरीके की सेल्स यहाँ पर आते हुए दिखाई दी, किस तरीके की रौनक बाजार में बढ़ते हुए दिखी है, क्योंकि प्राइसेस स्टेबल रहे हैं। मनोज झा भी हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा किशोर नाने और दिनेश सोमानी तो बने हुए हैं ही। मनोज जी बताइए पहले तो किस तरीके की रौनक मार्केट्स में क्या इस वीकेंड बढ़ते हुए दिखाई दी है, कंसीडरिंग प्राइसेस स्टेबल रहे हैं? पाली जी, हाँ, लास्ट वीकेंड में थोड़ा बहुत सेल्स बढ़ी है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन के लेवल तक नहीं पहुंची है, क्योंकि जो गोल्ड रेट्स इतना ज्यादा बढ़ गया उसका एक्सपेक्टेशन मार्केट में किसी को नहीं था, जो वॉर के वजह से। बहुत लोग बैठे थे खरीदारी करने के लिए। श्राद्ध के टाइम से ही लोगों ने सोचा था कि दशहरे में खरीदेंगे, कल परसों में पुष्य नक्षत्र था उस दिन खरीदेंगे। लेकिन जो प्राइसेस इतने एकाएक बढ़ गए तो मार्केट में जो सेल्स है उस पर डेंट आई है। लेकिन चूंकि पिछले 3-4 दिन से थोड़ा स्टेबिलिटी आई है प्राइस में, तो थोड़े वापस लोग आ रहे हैं। लेकिन अभी भी जो वेडिंग सीजन के लोग हैं वो अभी तक बाजार में खरीदारी के लिए नहीं उतरे हैं। जो फेस्टिवल वाले लोग हैं वो थोड़ा थोड़ा खरीदी कर रहे हैं। मेजॉरिटी 5 लाख तक की आइटम लोग ज्यादातर खरीदी कर रहे हैं। उसके नीचे के आइटम्स में सेल है, लेकिन उसके ऊपर की आइटम्स में सेल थोड़ी कम है। गोल्ड पे थोड़ा सा डेंट है गोल्ड रेट की वजह से, लेकिन डायमंड ज्वेलरी की सेल काफी अच्छी बढ़ी है। कहीं ना कहीं जो मार्केट शेयर है गोल्ड ज्वेलरी का वो कहीं ना कहीं डायमंड ज्वेलरी ने थोड़ा सा पिकअप किया है, क्योंकि जो बड़े डायमंड्स है उसमें थोड़े डायमंड के रेट्स भी कम हुए हैं, और अभी गोल्ड रेट भी थोड़ा थोड़ा स्टेबलाइज हो रहा है, तो उसका फायदा उसे मिल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड में भी अब बहुत ज्यादा नीचे डाउन साइड मुझे भी ऐसा नहीं लगता है कि अब पहले का लेवल जो 1850 है या 1800 के आसपास जाए। अब धीरे धीरे गोल्ड भी का डाउन साइड कम है, 1880 1900 के आसपास से ज्यादा नीचे नहीं दिख रहा। और ये चीजें जब बाजार में रिटेल कस्टमर को समझ में आने लगेगा, तो वेडिंग के मेन खिलाड़ी जब उतरेंगे बाइंग करने के लिए तो और भी रौनक बढ़ेगी। लेकिन ओवरऑल थोड़ा सा डेंट लगा हुआ है सेल्स पे, जो केवल एक ही रीजन है, गोल्ड रेट्स। ऑलराइट, तो चलिए, तो बात अच्छी है मनोज जी कि थोड़ा सा टर्न अराउंड आप त्योहारों के हिसाब से यहाँ पर प्राइस व्यू भी आता हुआ नजर आया है। और दूसरी बात ये कि जितने सारे फेस्टिवल्स आप यहाँ पर भारत के कई शहरों में करते हुए नजर आए हैं, जो कि काफ़ी स्टार स्टडेड भी रहे हैं, और हम आपसे बात भी करते रहे हैं, आप हमें बताते भी रहे हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स वहाँ देखने को मिला है जो कि B2B के लेवल्स पर है। तो रिटेल कब तक और कितना पिक होता हुआ नजर आएगा? जैसे आपने कहा कि 5 लाख टिकट साइज है जो एवरेज फिलहाल यहाँ पर मार्केट्स में चल रहा है। धनतेरस दिवाली को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, दिवाली तो अब आगे जब 4-5 दिन बची है, क्योंकि दिवाली का सेल केवल ये 4-5 दिन का नहीं माना जाता है, एटलीस्ट 20-25 दिन का सेल माना जाता है। तो ऑलरेडी 10-15 दिन तो थोड़ी डेंट लग गई है।
तो वो Okay. ओवरऑल दिवाली सेल तो लास्ट ईयर से मुझे थोड़ा सा कमी नजर आएगा, एटलीस्ट 5-7%, 10% कमी होगा। लेकिन अब जो है मनोज जी, वापस गोल्ड एक्चुअली रेट मनोज जी, हम सिल्वर इंडस्ट्री से भी बात कर रहे थे और उनका कहना था कि हम पिछले साल का तक आए भी नहीं हैं और पिछले साल के मुकाबले 10 से 15% गिरावट चांदी की सेल्स में इस दिवाली देखने को मिलेगी। 5 से 7% गिरावट आप कह रहे हैं सोने में भी है, यानी कि जो पिकअप की एक्सपेक्टेशंस थी वो नहीं है। ये पिकअप की एक्सपेक्टेशन नहीं है, उसका एक ही रीजन है कि जो रेट्स हैं वो एकाएक प्राइसेस बढ़ गए। लेकिन एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जो वेडिंग सीजन है उसका अभी तक खरीदारी शुरू नहीं हुआ है और वो हर हालत में होना ही है। और पिछले 3-4 साल में ये हाईएस्ट वेडिंग सीजन है अभी फेब में, तो उसका इम्पैक्ट आएगा। दुकानदारों ने अच्छी ये डिजाइने और स्टॉक भर के रखा है क्योंकि B2B में बहुत अच्छा सेल हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर दिवाली तक सेल बहुत अच्छा पिकअप ना भी हो तो पोस्ट दिवाली सेल्स 100% बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन है मैरिज सीजन। और गोल्ड भी कहीं ना कहीं थोड़ा आपको नरम होता हुआ दिख रहा है और वॉर में भी अब आप देखो कि कंट्रोल्ड और रिस्पॉन्सिबल मैनर में हो रहा है, कोई भी इररिस्पॉन्सिबल वाली चीजें नहीं हो रही हैं। और ऐसा वर्ल्ड में कोई नई कंट्री जुड़ना या फिर नई बातें आने की संभावना नहीं है, तो गोल्ड रेट भी बहुत ज्यादा मेरे को बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है पोस्ट दिवाली इट विल बी गुड। साल के अंत होते होते अच्छी सेल आ जाएगी और जो रिकवरी है वो सेल्स की पूरी हो जाएगी। लेकिन आपका जो कहना है, जो सिल्वर के इंडस्ट्री के लोगों ने बोला 15% डाउन है, तो गोल्ड में भी 10% तो कह सकता है। मैं थोड़ा कंजर्वेटिव होके बोल रहा था आपको, लेकिन 10-12% का सेल डाउन गोल्ड में है। लेकिन डायमंड ज्वेलरी के सेल में ऑलमोस्ट बराबरी है या बेटर ही है पिछले साल से। ओके, पिछले साल के मुकाबले डायमंड सेल्स बेहतर दिखाई दे रही हैं, लेकिन 10% तक का ड्रॉप गोल्ड बाइंग में देखने को मिला है। लेकिन वेडिंग बाइंग इसकी भरपाई करते हुए दिखाई देगी गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि वेडिंग सीजन अच्छा एक्सपेक्टेड है। शुक्रिया झा जी आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए और बताने के लिए किस तरीके की रौनक मार्केट में फिलहाल देखने को मिल रही है। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद फोकस करेंगे स्ट्रैटेजीज पर। हमारे साथ किशोर नाने हैं, दिनेश सुमानी बने हुए हैं, लेकिन उनके से ट्रेड्स एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं। सोने की फिजिकल मांग में तो कुछ गिरावट देखने को जरूर मिली है, लेकिन सोने के भाव आगे जाके कैसे रह सकते हैं जान लेते हैं किशोर नारने से। किशोर, अब आने वाला हफ्ता 10 दिन कैसा रह सकता है सोने के प्राइसेस के लिहाज से? गुड मॉर्निंग मनीषा। आई थिंक यहाँ पे कहीं ना कहीं फेड से थोड़ा सा चिंतित है मार्केट। हालांकि पॉवेल का स्पीच है वेडनेसडे थर्सडे, तो थोड़ा बहुत वॉलेटाइल हो सकता है, बट स्ट्रॉन्गर डॉलर है, सो मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज थोड़ा नेगेटिव है बिकॉज स्ट्रॉन्गर डॉलर की वजह से। हाल फिलहाल के लिए आई थिंक 60,650 के आसपास बिकवाली करके चल सकते हैं थोड़ा बहुत, जो शॉर्ट टर्म के लिए 60,250 के आसपास का टारगेट्स के लिए। बट ओवरऑल बीइंग अ रेंज बाउंड मार्केट, अभी 60,000 मतलब आप 1940 डॉलर से लेके 2010-2020 डॉलर तक ये जो है आई थिंक प्राइस रेंज रहेगा। इंडियन मार्केट में देखेगा तो 59,850-900 के डाउन साइड में एंड 60,800-61,000 के आसपास का अपसाइड है। ये थोड़ा सा रेंज है फॉर दिस वीक। ओके किशोर, क्विकली एनर्जी पैक पर क्या राय है, स्पेशली कच्चे तेल पर, जहां पर थोड़ी नरमी हमने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों मार्केट्स में देखी है? I think see crude का market is very sufficiently supplied और हालांकि सऊदी से और रशिया से दोनों से रीइटरेशन मिला कि उनका प्रोडक्शन कट्स जारी रहेगा। संडे को जो न्यूज़ आया था कि सऊदी का और रशिया का भी ऑलमोस्ट 3 लाख बैरल का प्रोडक्शन कट जारी रहेगा, तो वो एक्चुअली क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं मार्केट इज़ वेल सप्लाइड, नंबर 1। सो मार्केट फंडामेंटली बेरिश है, बट थोड़ा बहुत जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से थोड़ा प्रीमियम बिल्ट इन हुआ था वो भी अभी डिसअपियर होते हुए नजर आ रहे हैं। सो मेरे हिसाब से क्रूड में थोड़ा सा वीकनेस ही रहेगा, हायर लेवल पे बिकवाली करके चलना चाहिए। इंडियन मार्केट में अगर देखेगा तो 6740 के आसपास मैं बिकवाली का राय दूंगा, या ऑप्शंस अगर खरीदना है तो प्रॉब्ली 6700 का जो पुट ऑप्शन है 140 के आसपास अवेलेबल है। 100 रुपये के आसपास आप स्टॉप लॉस डाल सकते हैं और 200 रुपये के आसपास का टारगेट के लिए आप 6700 का पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। ऑलराइट, एक और जगह जहां पर अच्छी खासी मूवमेंट ओवरनाइट देखने को मिली दिनेश जी, वो था नेचुरल गैस के प्राइसेस, 7% की गिरावट। जिस तरह के क्यूज हैं ऑन द बेयरिश साइड है, यहाँ पर प्राइस व्यू क्या है?
हम देख रहे हैं कि नेशनल गैस 295 300 की रेंज में बार बार अटक रहा है और वहां से नीचे आके 265 की रेंज में वहां पर दोबारा इसमें एक बाइंग या दिवाली या कहेंगे हम सपोर्ट नजर आता है। 265 264 के आसपास मुझे एक बार दोबारा इसमें खरीदारी नजर आती है, दोबारा 280 284 का अपसाइड इसमें नजर आता है। तो वेट करें थोड़ा सा डिप का, 265 आए तो दोबारा इसमें बाइंग करके एक मुनाफा इसमें किया जा सकता है। पर भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज आपकी क्या रहेंगी, कंसीडरिंग जो रिकवरी हमने देखी उसके बाद थोड़े से प्राइसेस आज वापस फ्लैट टुवर्ड सॉफ्टर साइड पर ही हैं, लेकिन जो रिकवरी हमने स्पेशली कॉपर या एल्यूमिनियम प्राइसेस में देखी थी वो फिलहाल होल्ड हो रही है। आई थिंक यहाँ पे सी फंडामेंटली मार्केट्स आर स्लाइटली बॉयंट है। चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग रिकवरी को लेकर एक्चुअली पॉजिटिव है सेंटिमेंट्स, एंड जो स्टिमुलस पैकेजेस चाइना के अंदर रिवाइवल के लिए जो कर रहे हैं वो आई थिंक मोस्टली पॉजिटिव है बेस मेटल्स के लिए। हालांकि चाइना का जो अंदर इन्वेंट्रीज है वो भी एक्चुअली कमज़ोर होते हुए, स्पेशली ऑलमोस्ट लाइक कॉपर का इन्वेंट्रीज अगर देखेगा तो 13 महीने का लो पे आ गया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे डिमांड पिकअप हो रहा है और इंडस्ट्री डिमांड स्ट्रांग है, तो कॉपर एक अच्छा खासा तेज़ी देख सकते हैं। आई थिंक 710 के आसपास कॉपर खरीदारी करना चाहिए शॉर्ट टर्म में, 716, और अगर मीडियम टर्म अगर देखें तो 724 के आसपास का अपसाइड जगह हो सकता है। 707 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। इसके अलावा एल्यूमिनियम भी अच्छा लग रहा है, 208 के आसपास मुझे खरीदारी करने का सलाह दे सकता हूँ। आई थिंक 211 के आसपास का टारगेट्स के लिए, एंड एल्यूमिनियम में स्टॉप लॉसेस आप 206 के आसपास मेंटेन करना चाहिए। ऑलराइट, तो खरीदारी यहाँ पर मेटल्स में फिर से लौटती हुई नजर आई है। एक एरिया जहाँ पर भी कुछ खरीदारी लौटी है दिनेश जी, वो है एग्री कमोडिटीज। तो फिर कुछ कंसोलिडेशन मसालों में, कुछ खरीदारी गुआर में, यहाँ पर टॉपिक्स कहाँ हैं? टॉपिक में मैं कहूंगा अभी भी गुआर और कॉटन सीड ऑयल केक, ये तो अभी भी टॉपिक रह सकते हैं। अभी भी दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 5720 5730 गुआर सीड अगर आता है तो खरीदारी का दोबारा मौका मिलता है। एक बेस लाइन सा बन गया है गुआर सीड में 56.5-57 की रेंज का, यहाँ से दोबारा 5900 जाता हुआ नजर आता है। दिवाली में शायद यही सबसे बढ़िया काउंटर हो सकता है। सेकेंडली कॉटन सीड ऑयल के दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 2950 2955 एक अच्छा खरीदारी का मौका दोबारा बन सकता है। 3020 3090 ये आने वाले 3 से 4 दिन में हमें अपसाइड देखने मिल सकता है। तो दोनों काउंटर ये स्ट्रॉन्ग लगते हैं और इसी में लेवाली करके चलते रहना। ऑलराइट, तो दिवाली स्ट्रैटेजीज आपके लिए निकल के आ रही हैं। क्लियरली एग्रीकल्चर पैक में काफी सपोर्ट है, जैसे हमने आपको बताया। अभी चीनी 12 साल के हाईज पर है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, और काफी हद तक एग्रीकल्चर कमोडिटीज में यहाँ पर सपोर्ट वापस लौटता हुआ नजर आया है। बहुत शुक्रिया किशोर आपका और दिनेश जी आपका साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज भी यहाँ पर शेयर करने के लिए। त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो पूरा फोकस यहाँ पर डालेंगे इक्विटी मार्केट्स की ओर।